हेलो एवरीवन। अब डीएलएड मैथ के हर सेमेस्टर के हर वीडियो में आपको अब प्रत्येक वीडियो में चारों पब्लिकेशन, ठाकुर पब्लिकेशन, राधा पब्लिकेशन, राखी पब्लिकेशन और साहित्य भवन पब्लिकेशन, इन सारे प्रकाशंस की सॉल्यूशंस आपको हर वीडियो में अब मिलेगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे चैनल पर आइए और एक ही वीडियो में चार चार प्रकाशन के सॉल्यूशन पाइए। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आइए नए अध्याय का नया टॉपिक, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, तल, तलखंड, वक्र, किरण एवं कोण की मूल अवधारणा। इंग्लिश में है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट्स, लाइन, लाइन सेगमेंट, प्लेन, कर्व, रे एंड एंगल। इन सब के बारे में हम लोग अब एक एक पॉइंट को लेकर के हम लोग उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले बिंदु से। ज्यामिति में बिंदु सही मायने में कहा जाए अगर तो ज्यामिति में बिंदु उसका आधार होता है, वहीं से ज्योमेट्री की शुरुआत होती है। बिंदु को हम परिभाषित करने के लिए जैसे हम यहाँ पर एक ये कर दिया, एक यहाँ पर ऐसे रख दिया इसका नीम का पॉइंट, और इसी को हम कहेंगे कि ये बिंदु है। ठीक है। बिंदु की न तो मोटाई होती है, न तो ऊंचाई होती है, न तो चौड़ाई होती है। इसको निरूपित करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों, जैसे यहाँ पे हमने लिया है ए बिंदु है तो इसको ए से, ये बिंदु है तो इसको बी से, ये बिंदु है तो इसको सी से, डी से, पी क्यू आर, इस तरह से बिंदु को हम निरूपित करते हैं। तो ये हो गया बिंदु। अगला पॉइंट है हम लोग का लाइन, रेखा। रेखा में क्या है, जैसे हम लोग अभी परिभाषा देखें बिंदु का, या बिंदु को देखें, जब बिंदुओं को जैसे एक बिंदु यहाँ पर ए है और एक बिंदु बी है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाए, इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला दें, यहाँ पर क्या है, हमने स्केल का प्रयोग करके इसको सीधा खींचा, दो बिंदुओं को मिला करके एक सीधी रेखा बनी। रेखा की परिभाषा क्या हो जाएगी, दो या दो से अधिक बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है। यानी कि एक रेखा के निर्माण के लिए कम से कम दो बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। दो बिंदु होगा तभी तो रेखा की। अब रेखा ये हमने तो सीधा खींच दिया, रेखा टेढ़ी भी हो सकती है। जैसे रेखा टेढ़ी भी हो सकती है, जैसे हमने ऐसे खींचना शुरू कर दिया, ये भी तो रेखा ही है, लेकिन ये जिगजैग है, यहाँ पर कहीं सीधा नहीं है। इस रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। ये सीधी रेखा हो गई, ये वक्र रेखा। रेखा को दो बिंदु, जो ये दो बिंदु है, इनका ये अंत्य बिंदु नहीं होता है, इसको हम और भी बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये एरो लगा दिया जाता है, यहाँ पर ये एरो लगा दिया जाता है। तो ये एरो बताता है कि इसको दोनों डायरेक्शन में और आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो रेखा को दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से यानी अनंत तक उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये होगी रेखा। अगला पॉइंट है रेखाखंड या लाइन सेगमेंट। देखिए जैसे हम लोग उसमें देखे थे, अभी हम लोग देखे, जैसे रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं।
दो बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे रेखा कहते हैं। और रेखा के दोनों सिरों पर एरो लगा रहता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में ये बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में दो बिंदु ले लें, सी और डी। ठीक है, तो सी और डी को हम ऐसे अगर करें, ये सी और डी जो है अंत्य बिंदु होंगे और इसी को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी का कहलाती है। ये छोटी से छोटा दूरी हो गया, तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहेंगे। रेखाखंड का दो अंत्य बिंदु होता है, यानी कि उसके बाद उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो ये हो गया, ये तो रेखा है और ये रेखाखंड है। अगला टॉपिक है तल की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन। पहले हम लोग ये जान लें कि तल होता क्या है। तल किसी भी आकृति का भाग होता है। समतल भी कह सकते हैं, वक्रतल भी कह सकते हैं, या ऐसे सीधे सीधे कहें कि तल किसी संरचना की एक पतली सतह होती है जिसकी मोटाई न के बराबर होती है। जैसे हम लोग ये एक आकृति है, तो इसकी देखिए, इसकी मोटाई एकदम 9 के बराबर है ना। इसकी मोटाई 9 के बराबर है, तो इसको हम एक तल कहेंगे। ये लंबाई हो सकती है, ये चौड़ाई हो सकती है, और दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटेंगे। ठीक है, तो ये तल हो गया। यह सीधा भी हो सकता है, वक्र भी हो सकता है। जब सीधा होगा, जब किसी आकृति का सतह जब सीधा होगा, जैसे ये हमने कर दिया एक आकृति, ये सीधा सीधा है, तो इसको हम कहेंगे समतल। और एक ऐसी भी आकृति हो सकती है जिसका तल सीधा या समतल न हो करके वक्र हो, इसको हम कहेंगे, देखिए जैसे ये सीधा ना होकर ये ऐसे हो गया, वक्री भाग है, तो इसको हम कहेंगे वक्रतल। जिसका तल सीधा न हो करके वक्री भाग में हो, उसको वक्रतल कहेंगे। तो ये हो गया तल। तल से संबंधित कुछ तथ्य हम लोग देखेंगे, जिसमें कि पहला तथ्य है कि दो बिंदुओं से होकर अनेक तल खींचे जा सकते हैं। कोई भी दो बिंदु ले लें तो उनसे होकर के अनेक तल खींचे जा सकते हैं। वह तल समतल भी हो सकता है और वक्रतल भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है, समतल में दिए बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। समतल में, जैसे ये समतल है, इस पर कोई बिंदु दे दिया गया है, ठीक है ना, इसमें असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, ऐसे असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। रेखा का एरो बनाएंगे। ठीक है, ये बिंदु ए हमने लिया था, इस बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। तीसरा पॉइंट है, तल पर स्थित दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदु हैं, ए और बी, इससे एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब अगर कि इसके अलावा और कहीं हम खींचना चाहेंगे, देखिए इधर से खींचेंगे तो दूसरा बिंदु हमको नहीं मिलेगा, इधर से खींचेंगे तो एक बिंदु तो मिलेगा लेकिन दूसरा बिंदु नहीं मिलेगा। वही काम इधर भी हो सकता है। ठीक है, ये हम चाहे जो भी प्रयास करें, इस बिंदु के अलावा और कहीं अगर हम दिशा देते हैं रेखा की, तो दूसरा बिंदु हमको उस दिशा में नहीं मिलेगा। यानी कि दो बिंदु से होकर जाने वाली एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ये हो गया।
नेक्स्ट है, एक ही तल पर स्थित दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समांतर होती हैं। इसको मैं यहां बताऊंगा। एक ही तल में दो रेखाएं हैं, तो दो रेखाएं ऐसे हो सकती हैं, ए बी सी डी, या दो रेखाएं ऐसा हो सकती हैं, पी क्यू और यस। ये रेखाएं हैं सब, दो ही कंडीशन, दो रेखाएं हैं, तो किसी तल में उनके स्थित होने के दो कंडीशन, केवल दो और दो ही कंडीशन हो सकते हैं। या तो दोनों रेखाएं इस तरह से झुकी हुई हों, जब झुकी हुई होंगी तो आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, या अगर उनके बीच की हर जगह की दूरी समान है तो वे एक दूसरे को काटेंगे नहीं। या तो समतल में स्थित दो रेखाएं या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या एक दूसरे से समान दूरी बनाए रहती हैं, यानी कि एक दूसरे के समांतर होती हैं। भाई दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो एक दूसरे को काटेंगी या तो नहीं काटेंगी। जब काटेंगी तो इसका मतलब प्रतिच्छेद कर रही हैं, नहीं काटेंगी इसका मतलब समांतर हो रही हैं। तो ये प्रतिच्छेद के लिए हो गया, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, और ये समांतर होंगे। तो ये कंडीशन हो गया इसका, फोर्थ का। चलिए अगला पॉइंट है तलखंड, प्लेन सेगमेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी तल है तो किसी भी तल का प्रत्येक खंड उसका जो है तलखंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम एक आकृति ले लेते हैं घनाभ, घनाभ के लिए मैं एक आकृति ले लेता हूँ। ये जैसे ये जो देखिए घनाभ है, लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये उसकी ऊंचाई है। तो इसमें कितने फलक हो गए, 1 2 3 4 5 और एक इधर का 6 फलक हैं। इस घनाभ के प्रत्येक फलक तलखंड कहलाएंगे। तो ये हो जाएगा, किसी तल के प्रत्येक खंड को तलखंड कहते हैं। अगला पॉइंट है वक्र, कर्व। जब हम एक रेखा को आबाद या इसका फ्लो लाइनिंग करें तो हमको एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिल जाती है, इसको वक्र बोलते हैं। ये टेढ़ी है तो वक्र बोल गए, और इसका ये प्रथम सिरा है, ये दूसरा सिरा है, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें, ये देखिए ये सीधा जा रहा है, इसको कहीं काट नहीं रहा है, घूम करके इसको कहीं टच नहीं कर रहा है या काट नहीं रहा है, तो इसको हम कहेंगे सरल वक्र। और जब वक्र घूम करके, जैसे ये हो गया, घूम करके इस तरह से आ करके यहाँ पे ऐसे टच कर दे या कहीं पर और टच कर दे, तो इसको हम बंद वक्र बोलते हैं। इसको बंद वक्र, ये बंद वक्र है, क्लोज्ड कर्व इसको बोलते हैं, इसको क्लोज्ड कर्व, ठीक है। ये यहाँ पर ए पॉइंट है, यहीं पर बी पॉइंट भी होगा, दोनों का पॉइंट एक ही जगह होगा। तो देखिए क्लोज्ड कर्व के बारे में अगर हम बात करें तो क्लोज्ड कर्व के जो भाग होते हैं, जो उनकी स्थिति होती है, तो स्थिति के लिए जैसे हम लोग ये इसको ले लें, जैसे ये एक कर्व है जो घूम करके फिर से आके यहाँ पे मिल गया, क्लोज्ड हो गया। तो इसके 3 भाग हमको मिलेंगे, एक तो अंदर का भाग मिलेगा, एक इसकी परिधि, ठीक है, 2 हो गया, और एक ये भाग, ये ठीक है ना, ये भाग बाह्य भाग कहेंगे,
इसको आंतरिक भाग कहेंगे, और ये वक्र का परिधि, वक्र की क्या हो गई, परिधि हो गई। तो 3 भाग होते हैं इसके, कौन कौन से, बंद वक्र की स्थिति, वक्र का अंतः भाग, वक्र की परिधि और वक्र का बाह्य भाग, ये होता है वक्र। अगला पॉइंट है किरण। किरण, रे। कोई भी किरण वास्तव में एक रेखा का ही भाग होता है। इसमें क्या होता है कि एक बिंदु से तो ये शुरू होता है, इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से इसका हम एक तरह से कर सकते हैं उत्पत्ति, जहाँ से ये शुरू होता है और एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में अनंत रूप से आगे बढ़ता जाता है। हमने कहा कि यह एक रेखा का ही भाग होता है। तो जैसे हम लोग एक रेखा ले लेते हैं, ये रेखा हमारा हो गया ए बी, और इसके बीच में एक हमने पॉइंट ले लिया सी। तो सी से अगर हम इधर जाते हैं तो सी बी इस तरह से, और यहाँ आते हैं सी ए इस तरह से। तो सी ए में अगर देखें तो यहाँ पर एक जो है, एक ये इनिशियल पॉइंट है और एक डायरेक्शन में एरो लगा हुआ है, ये एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, उसी तरह से ये इधर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह की जो आकृति होती है इसी को किरण कहा जाता है, और इसको प्रदर्शित करते हैं ऐसे, सी बी लिख देंगे, उसके ऊपर एरो का निशान लगा देंगे, एक डायरेक्शन में तीर का निशान। तो ये होता है किरण। अगला पॉइंट है कोण, एंगल। एंगल में इसमें क्या होता है कि जैसे एक पॉइंट है, एक पॉइंट से 2 किरण निकलते हैं, एक इस डायरेक्शन में चला गया, एक इस डायरेक्शन में चला गया। तो इन 2 किरणों के बीच में ये जो झुकाव होता है, इसी झुकाव को कोण कहा जाता है। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि एक ही बिंदु से निकलने वाले 2 किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है। अब ये कोण जो है, अगर जैसे ये आधार किरण मान लें और कोण दूसरा किरण जो है ऊपर की तरफ हो, ऊपर की तरफ मतलब इस तरह का हो, तो इसको कहते हैं वामावर्त। वामावर्त में जो कोण बनता है वो धनात्मक कोण होता है, धनात्मक कोण। और एक किरण ऐसे ले लिया, ये इनिशियल पॉइंट है, एक किरण ऐसे ले लिया और दूसरा किरण ऐसे ले लिया, कोण इस तरह से हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो इसको कहेंगे दक्षिणावर्त। और जो कोण बनेगा वो ऋणात्मक कोण बनता है। ठीक है, यहाँ जो कोण बनेगा ये +30 होगा, +30 डिग्री। और यहाँ इधर से नीचे की तरफ जब ऐसे हम कोण का मापन करेंगे तो ये ऋणात्मक कोण लेंगे और ये धनात्मक कोण लेंगे। ठीक है, ये हो गया कोण। अब कोण के प्रकार में, कोण का निर्माण देखिए 2 किरण के झुकाव से बनता है। एक किरण हमने यहाँ से ले लिया, अब दूसरा वाला किरण हम किस प्रकार से ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे ले लिया, एकदम सीधा ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, और एक इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, या दूसरा किरण हम ऐसे ले लें। तो कितने कंडीशन बने, एक तो ये कंडीशन बना, ठीक है,
इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो हम इस दिशा में जा रहे हैं हम नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन हम धनात्मक मान लेते हैं। दूसरा हम करें कि ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऐसे ले सकते हैं। चौथा यहाँ हमने ऐसे ले लिया, और पांचवा ऐसे ले लिया। तो कोणों का निर्माण होगा, कितने कोण लगभग ऐसे कितने कोण बन गए? 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण। तो इनके झुकाव के आधार पर इन कोणों का नामकरण किया गया है। ये सबसे छोटा कोण होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ये उससे बड़ा, और पूरा जब घूम जाएंगे एक राउंड तो वो भी एक कोण होता है। क्या नाम होगा उसका हम बताएंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 अंश से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण कहेंगे, यानी एक्यूट एंगल। वह कोण जिसका मान 0 अंश से बड़ा, 0 अंश से 0 अंश से बड़ा लेकिन 90 अंश यहाँ आएगा ना, तो इससे छोटा, यानी कि ये सब जो एंगल बनेंगे उसे हम कहेंगे न्यून कोण। न्यून कोण क्या होगा? ये 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, इसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। अब सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि हमारा कोण इस तरह से बन जाए, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री को ऐसे भी बना सकते हैं। 90 डिग्री हो तो इसको हम कहेंगे समकोण। ये क्या हो जाएगा? समकोण। इसमें दो किरण 90 अंश के कोण पर झुके होते हैं। तीसरा कंडीशन हम लोग देखे थे। तीसरा कंडीशन में ये था कि कोण 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से कम का हो। ये कोण देखिए, ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो, तो हम इसको कहेंगे अधिक कोण। और इसका निर्माण कैसे होगा? एक किरण ऐसे खींचा, दूसरा ये यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है ना, और ये 180, इसके अपोजिट डायरेक्शन में 180 बन जाएगा और ये 90 इधर बनेगा। तो 90 अंश से बड़ा 180 से छोटा, यानी कि इसी के बीच में कहीं पर होगा। ये हम लोग ले लिए ऐसे। तो ये जो कोण बनेगा ये अधिक कोण। इसको कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। रिजु कोण का मतलब कि 180 डिग्री का जब कोण बनता है, यानी कि एक इधर डायरेक्शन में और एक, जब ऐसा हो तो यहाँ पर 180 अंश का कोण बन जाता है। ठीक है, 180 अंश का जब कोण बनता है तो इसको कहते हैं रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। एक सीधी रेखा सदैव 180 अंश का कोण बनाती है। बृहत कोण का मतलब हो गया 180 अंश से अधिक और 360 डिग्री से छोटा। यहाँ पर हम लोग ये अधिक कोण को लिख दें। अधिक कोण इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, ये ऐसे। और बृहत कोण में 180 अंश से बड़ा, बृहत कोण 180 अंश से बड़ा लेकिन 360 अंश से छोटा। तो देखिए 180 अंश एक ये किरण हो गया और 180 अंश ऐसे इसका अपोजिट में बनेगा, लेकिन जो कोण होगा 180 अंश का ये है और पूरा 360, तो ऐसे कहीं कोण बनेगा, ये पूरा ऐसे, ये बृहत कोण होता है। ठीक है, ऐसे सीधा बनता तो 180 लेकिन 180 अंश से बड़ा, और पूरा राउंड घूम जाता तो 360 लेकिन 360 से छोटा। तो ये हो गया
बृहत कोण। और जब ये पूरा कोण घूम जाएगा तो इसको हम कहेंगे संपूर्ण कोण। ठीक है, तो बृहत कोण की अंग्रेजी रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हो गया कोण के प्रकार। आइए चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में हम शुरुआत करेंगे ठाकुर प्रकाशन से। इसमें अभ्यास प्रश्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 60 अंश का कोण कहलाता है। देखिए परिभाषा में हम लोग कोण के प्रकार में परिभाषा देखे थे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो 60 अंश 0 से 90 के बीच का है तो न्यून कोण हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। दो समकोण का योग होता है। दो समकोण, समकोण का मतलब होता है देखिए 90 डिग्री। एक समकोण बराबर 90 डिग्री। दो समकोण योग क्या हो जाएगा? दो समकोण का योग 90 + 90 यानी 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? ये 180 अंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ हमने लिखा है। शून्य कोण होंगे, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण। ठीक है, ये 7 प्रकार के कोण होते हैं। तो इसमें हो जाएगा डी। 90 अंश से 180 अंश के मध्य की माप वाले कोण को अधिक कोण, परिभाषा से है कि अधिक कोण कहते हैं। दो ऋजु कोण की माप का योग, ऋजु कोण जो है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और 180 डिग्री दोनों का माप करा कि दो ऋजु कोण 180 जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 360। कोणों को परिभाषित किया गया है, ये देखिए कोणों को परिभाषित किया गया अधिक कोण के आधार पर, समकोण के आधार पर, बृहत कोण के आधार पर। इनमें से कोई नहीं भाई, ये तो कोण के प्रकार है ना। परिभाषित दूसरे ढंग से किया गया है। कोण को कैसे परिभाषित किया गया है? किसी बिंदु से दो किरणें निकलती हैं, ठीक है, तो उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ये इस तरह से परिभाषा है। ये तो इनके प्रकार हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है एक संपूर्ण कोण में कितने समकोण बनेंगे? संपूर्ण कोण होता है कितना है? संपूर्ण कोण 360 अंश। संपूर्ण कोण बराबर 360 अंश। एक समकोण बराबर 90 डिग्री। तो कितने बनेंगे? इसमें भाग कर देते हैं। भाग करेंगे तो देखेंगे 4, यानी कि 4 समकोण बनेंगे इसमें। कितने? 4। क्वेश्चन नंबर 8 एक ऋजु कोण 60 अंश के कितने कोणों में? ऋजु कोण कर रहा है। ऋजु कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। 60 अंश के कोणों में विभाजित करना है तो 60 का भाग दे दीजिए 3। यह कितना हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 9 है समकोण का उदाहरण है चौकोर में त्रिकोण आकृति, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। भाई तो चौकोर मेज जो होता है उसमें समकोण का उदाहरण मिलेगा। देखिए चौकोर मेज है ना, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तो समकोण का उदाहरण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है न्यून कोण होता है। न्यून कोण जो है 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। 0 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये तो संभव नहीं है। हाँ, हालांकि आंसर यही होगा। ये एक्चुअल में होना चाहिए 0 डिग्री, जैसे ये हमने लिखा है ना, इस तरह से होना चाहिए। अति लघु उत्तरी में ज्ञात कीजिए कि 160 अंश, 70 अंश और 35 अंश न्यून कोण है या नहीं। तो भाई देखिए 70 डिग्री जो है 0 अंश से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तो ये तो हो गया न्यून कोण। चलिए ये तो न्यून कोण है। सेम कंडीशन 35 डिग्री में भी है।
तो ये भी न्यून कोण हो गया। लेकिन 160 डिग्री तो 90 से ज़्यादा हो गया ना। 160 डिग्री न्यून कोण नहीं है। 70 डिग्री और 35 डिग्री न्यून कोण है। अति लघुत्तरी का क्वेश्चन नंबर 2 है कि पटरी प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण की रचना कीजिए। तो 90 अंश के कोण के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम कहेंगे एक रेखाखंड ए बी खींचा। अब ए को केंद्र मानते हुए एक चाप काटेंगे, ठीक है। फिर ये चाप जो यहाँ पे काटा है, एक चाप ऐसे काटेंगे। देखिए ये जो एक चाप काटेंगे ना, तो यहाँ से ये 60 डिग्री का बन जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे काट देंगे, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री के लिए बन जाएगा। तो अगर इसका आधा कर दें, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए तो 60 अंश हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 60 अंश हो गया। तो अगर इस 60 अंश का आधा कर दें तो 30 मिलेगा। तो 60 और 30 मिल करके 90 डिग्री हो जाएंगे। तो आधा करने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, आधे से अधिक दूरी का चाप काट देंगे, यहाँ से भी ऐसे। तो ये यहाँ पर कट कर रहा है और ए से इसको मिला देंगे। ये यहाँ पर देखेंगे तो ये 90 डिग्री यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना। यही जो होता है ये 90 डिग्री होता है। ये हो गया। समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री। द्विभुज के माप कितने अंश की होती है? 180 डिग्री। 290 अंश का कोण किस प्रकार के कोण की श्रेणी में? देखिए 180 से ज़्यादा और 360 से कम यानी कि बृहद कोण में आएगा। एक चक्र में 24 तिलियाँ हैं, तो आसन्न तिलियों के बीच का कोण। देखिए चक्र का मतलब ये देखिए इस तरह से कह रहे हैं। अब यहाँ से तिलियाँ हैं, 24 तिलियाँ हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, कोण कितना बनेगा? 360 का बनेगा। केंद्र पर अंतरित कोण बराबर 360 डिग्री। तो आसन्न मतलब दो पास पास की तिलियों के बीच में कितना कोण होगा? इस 360 में 24 का भाग कर दें तो कितना हो जाएगा? 1/5 15 डिग्री कितना हो जाएगा? 15 अंश। लघु उत्तरी प्रश्न में 150 अंश का कोण बनाइए। 150 अंश का कोण बनाना है तो जब ये नहीं कह रहा है कि चांदा से बनाइए कि किससे बनाइए, तो सीधे पटरी प्रकार से नहीं कर रहा है तो सीधे चांदा से बना दीजिए। एक आधार खींच दिए, एक रेखाखंड ए बी और ए को केंद्र मानते हुए यहाँ से 150 डिग्री का कोण बना दीजिए। इधर का लाइन ढका है ना, तो इधर से नापेंगे और 150 डिग्री यहाँ पे ऐसे यहाँ से बना दीजिए ऐसे। ये मिला दीजिए इसको। ये हो गया 150 डिग्री, ठीक है। 30 अंश का कोण इसी तरह से बना दीजिएगा। पटरी प्रकार की सहायता से 120 अंश के कोण की रचना कीजिए। देखिए पटरी प्रकार की सहायता से जब अभी हम लोग 90 डिग्री का बनाए थे ना, तो उसी में 120 अंश का हम बताए थे कि 120 अंश का बन गया। तो चलिए फिर से बना देते हैं। एक रेखाखंड ए बी, कोई भी चाप लेकर के ए से केंद्र मानते हुए एक चाप काट लेंगे। फिर इस नुकीले वाले भाग को यहाँ पर रखेंगे, एक चाप काटेंगे तो 60 अंश का कोण। फिर यहाँ पर रख करके दूसरा चाप काटेंगे तो यहाँ पर जो है ये 120 अंश का कोण बन जाएगा। बस इसको मिला देना है, मिला देंगे, ये 120 अंश का कोण हो जाएगा, ठीक है। 120 अंश का कोण हो गया। अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 अंश से बड़ा, 180 अंश से छोटा। एक वृत्त के कोणों की माप कितनी होती है? पूरा केंद्र पर 360 अंश का। ये 22.5 अंश के कोण की रचना करनी है, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ।
22.5 डिग्री। तो सबसे पहले 90 डिग्री बना दें, 90 डिग्री बना देते हैं। तो 90 अंश का आधा करेंगे तो 45 अंश, फिर उसका आधा करेंगे तो 22.5 डिग्री बन जाएगा। एक चाप 60 अंश, दूसरा चाप 120, इसका आधा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए यहाँ पे है, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये जो चाप है फिर से इसका आधा कर देंगे तो 90 डिग्री का आधा हमको मिल जाएगा 45 डिग्री। ये आधा चाप यहाँ से और आधा चाप यहाँ से। अब इसको मिला दें हम इससे, डॉटेड ही मिलाएंगे क्योंकि ये तो हम अपने मन से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अभी फिर यहाँ पर ये 45 डिग्री है, ये देखिए यहाँ से ये पूरा कितना था, 90 डिग्री का था। अभी ये आधा कर दिए तो ये हो गया 45 डिग्री का। अब इसका आधा अगर कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा 22.5 डिग्री। इसको आधा से अधिक दूर का चाप लेकर के काट दें। यहाँ पे हो गया। तो इसको अभी इस बार एक्चुअल लाइन खींचेंगे। ये जो कोण बनेगा ये 22.5 डिग्री का होगा। ठीक है, ये पूरा कोण 90, फिर आधा किए तो ये 45, इस 45 का आधा किए तो 22.5 डिग्री। ये 22.5 डिग्री यहाँ से ये होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह से 22.5 डिग्री का कोण बनेगा। 7 सेंटीमीटर की रेखा पर 145 अंश की कोण की रचना कीजिए। पहले 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। एक 135 कहाँ से बनेगा, 40, 135 यहाँ से हो जाएगा। इसको बस मिला देना है। ये हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। लोग अपना करिएगा चांदा से नाप करके कि कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है, ये सब अपना आप लोग कर लीजिएगा इसको। अब ये आकृति देख करके बतानी है कि ये किस प्रकार का कोण। देखिए ये कोण जो है 90 अंश से ज़्यादा हो गया है, और लेकिन 180 ऐसे पूरा यहाँ ऐसे रहता तो 180 अंश होता पूरा, लेकिन ये और 90 डिग्री यहाँ पे रहता तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम, इसका मतलब अधिक कोण हो गया। ये 90 से कम है न्यून कोण, ये भी 90 से ज़्यादा है 180 से कम है अधिक कोण। ये पूरा देखिए 180 डिग्री बन गया है, तो रिजु कोण। इसको देखिए ये यहाँ से यहाँ, यानी कि 180 से ज़्यादा हो गया लेकिन 360 से कम, तो बृहद कोण। ये भी वही चीज़ है, यहाँ से ऐसे करेंगे तो 180 डिग्री उससे ज़्यादा है, 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 से मतलब पूरे राउंड से कम है, ये भी बृहद कोण हो गया। और ये क्या है, ये भी वही चीज़ है, पूरा यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक आया है, तो 180 से ज़्यादा है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं किया है, तो बृहद कोण। 8वां पार्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पे कोई कोण नहीं बन रहा है। चूंकि कोण की बात कर रहा है तो इसका मतलब कि 2 किरण तो श्योर है, एक ही बिंदु से निकलने वाले 2 किरण है, लेकिन दूसरा किरण इसी पर है। इसका मतलब कि कोई कोण नहीं बन रहा है। जब कोई कोण नहीं बन रहा है तो उसको हम 0 डिग्री बोलेंगे, यानी शून्य कोण। ठीक है, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, शून्य कोण। तो इस तरह से ये ठाकुर प्रकाशन का कंप्लीट हो गया।
अगला प्रकाशन है राधा प्रकाशन। राधा प्रकाशन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है बृहत कोण का मान होता है। देखिए परिभाषा में हम लोग देखे थे, बृहत कोण का मान 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा। तो यहाँ पर देखिए 180 अंश से बड़ा, 180 अंश से छोटा, 180 अंश के बराबर और 360 अंश, तो ये होगा 180 अंश से बड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आकृति क्या कहलाती है। परिभाषा में हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन में कि किरण में एक डायरेक्शन में एरो लगा होता है, तीर लगा होता है, जबकि रेखा में दोनों तरफ तीर लगा होता है। तो ये रेखा का चिन्ह है, ये होगा रेखा। वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग इस तरह से वर्ग होगा, तो ये प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। 40 अंश का कोण कहलाता है अधिक कोण, न्यून कोण, पूरक कोण, परिपूरक कोण। तो न्यून कोण होगा 0 डिग्री से बड़ा, 90 अंश से छोटा, तो 40 अंश 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो न्यून कोण हो गया। 5वां है त्रिभुज की रचना नहीं की हो सकती यदि दिए हों आधार, लंब एवं कर्ण। इससे तो हो सकता है, आधार भी दिया हो, लंब दिया हो, कर्ण दिया हो, तो ये तो हो जाएगा। एक कर्ण एवं एक भुजा, एक कर्ण दिया है, एक भुजा दिया है, इससे भी हो सकता है। 2 भुजा एक कर्ण, इससे भी हो सकता है। 2 कर्ण एवं एक भुजा, देखिए 2 कर्ण समकोण त्रिभुज का अगर हम निर्माण करें, समकोण त्रिभुज बनावें, तो उसमें कर्ण एक ही बनता है, और कर्ण जो है 90 अंश के सामने की भुजा होती है। अब 2 कर्ण कह रहा है, तो 2 कर्ण का मतलब कि 2 90 डिग्री, एक ही त्रिभुज में 2 90 डिग्री नहीं हो सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा। इससे त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती है। 6वां है एक समकोण त्रिभुज के एक कोण 40 अंश, तो तीसरे कोण का मान बताना है। समकोण त्रिभुज है, ये कह रहा है कि ये समकोण त्रिभुज, ये 90 और एक कोण कह रहा है 40 है, तो दूसरा कोण ये तीसरा कोण, एक तो 90 हो गया, एक 40 हो गया, तीसरा, तो इन दोनों को पहले जोड़ दें, 90 और 40 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 130, और टोटल होता है 180, तो 180 में से 130 घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा, तो 180 और माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर 100। ठीक है, तो इसमें इतना ही। अगला प्रकाशन है राखी प्रकाशन। इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रतीक, ये चिन्ह दिया हुआ है, प्रदर्शित करता है, तो ये किरण को प्रदर्शित करता है, हम लोग देख ही लिए हैं डिफिनेशन में। यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं। ये देखिए, ये कह रहा है कि यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब इस तरह से ऐसे प्रतिच्छेद करती हैं, तो आमने सामने के कोण, इन कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये सी। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, भाई 2 समांतर रेखाएं, परिभाषा में ये होता है कि 2 रेखाएं समांतर तभी होंगी जब उनके बीच की हर जगह की दूरी समान हो, हर जगह की दूरी समान होती है। तो ये हो गया तीसरा का ए। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण, तिर्यक रेखा, देखिए जैसे ये समांतर रेखा हो गया और ये रेखा तिर्यक रेखा हो गई, तो ये कह रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, जैसे ये एक ही ओर, ये तिर्यक रेखा, इसके तरफ एक ही ओर के कोण ये और ये, तो जब इस और इस कोण को दोनों को जोड़ते हैं ना, तो दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। आप नाप करके देख सकते हैं, ये और ये कोण 180। अच्छा देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होता है, और ये इस कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये कोण एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अब ये पूरा कोण जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा,
180 अंश। इसीलिए कहा जाता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण 180 अंश, या उसको हम कहेंगे संपूरक कोण। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। तो ये हो जाएगा। और कोटिपूरक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 होता है, और ये 180 होता है। संपूर्ण 360 हो जाएगा। बृहत का मतलब कि ये तो 180 से ज़्यादा। ये कह रहा है कि पीकी के ऊपर एक लाइन खींचा हुआ है, ये रेखाखंड का निशान होता है, इसको रेखाखंड कहते हैं। ये रेखाखंड है। और अब ये तो देखिए रेखाखंड है। अब इसी पर अगर कि इस तरह से कर दें ऐसे, तो ये रेखा हो जाएगा, ये रेखा हो जाएगा, और ये रेखाखंड है। ठीक है। टार्च का प्रकाश, देखिए टार्च का प्रकाश कैसे होता है? इस तरह से ऐसे टार्च होता है ना। तो यहाँ से एक यहाँ पे बल्ब लगा होता है, यानी कि यहाँ से इस तरह से प्रकाश निकलते हैं सब, है ना, ऐसे फैलता है। तो इनके निकलने का एक ही बिंदु है और एक दिशा में जा रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में, ये एरो ये एक डायरेक्शन में लगा है। इसका मतलब कि ये किरण हो गए। क्या हो गए? ये किरण। तो टार्च का प्रकाश किरण का एक उदाहरण है। ज्यामिति की सबसे आधारभूत संकल्पना बिंदु। सारा ज्योमेट्री ही जो है बिंदु से शुरू होता है। बिंदु जिसकी न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई, और बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं तो रेखा का निर्माण हो जाता है। उस रेखा का एक भाग काट लेते हैं तो रेखाखंड हो जाता है। एक ही डायरेक्शन में अगर बढ़ाते जाते हैं तो किरण हो जाता है। सारा चीज़ आपको इस ज्योमेट्री का इस बिंदु के द्वारा मिल जाएगा। तो ये हो गया आधारभूत संकल्पना बिंदु। दो बिंदुओं से तल खींचे जा सकते हैं। दो बिंदुओं से कितने तल खींचे जा सकते हैं? अनेक तल खींचे जा सकते हैं। हम लोग जब तल की परिभाषा देख रहे थे, तल की परिभाषा में ये था कि दो बिंदुओं से अनेक तल खींचे जा सकते हैं। तो ये हो गया अनेक तल। तो ठीक है, इसमें इतना ही। अगला प्रकाशन है साहित्य प्रकाशन। साहित्य प्रकाशन में भी हम बहुविकल्पी ही लेंगे, और सब जो है लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, ये सब डिफिनीशन पर है तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। डिफिनीशन आप लोग देख लीजिएगा। बहुविकल्पी में क्वेश्चन नंबर 1, वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लगातार दिशा बदलती रहती है उसे क्या कहेंगे? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा बदलने का मतलब ये कह रहा है, जैसे यहाँ से शुरू हुआ ये एक बिंदु और एक दूसरा बिंदु, तो हम अगर कि सीधे इस डायरेक्शन में जाएं तो हम कहेंगे सीधी एक दिशा में। लेकिन ये एक बार क्या किया, यहाँ से उठा, इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में, ऐसे दिशा बदलता जा रहा है। तो इस तरह की जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? वक्र रेखा। जिगजैग है ना, तो वक्र रेखा बोलते हैं इसको। तो ये हो गया वक्र रेखा। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान होती है। अभी हम लोग पिछले प्रकाशन वाले में देखे थे। तो तीसरा है दो समांतर रेखाओं के एक ओर के अंतःकोण। जैसे दो समांतर रेखा है, तो अब अगर एक लाइन खींच दें तो एक ही ओर के अंतःकोण ये क्या होंगे? समान होंगे। ये समान हो गया। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण क्या होते हैं? देखिए हम लोग पिछले प्रकाशन में देखे थे, राखी में, राधा में, दोनों में देखे थे। तो समांतर रेखा है और तिर्यक रेखा एक काट दे तो ये एक ही ओर के अंतःकोण हो गए, और ये इसका एकांतर कोण होता है। तो ये कोण इसके बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इसका अगर योगफल करें तो ये देखिए पूरा 180 डिग्री बना देगा, एक सीधी रेखा ऋजु कोण बना देगा। तो इसका योगफल 180 या इसका योगफल 180 कह दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऋजु कोण कहते हैं या संपूरक कहते हैं। तो ये संपूरक। एक तल में स्थित बिंदुओं की संख्या होती है,
एक तल में अनंत बिंदु होते हैं। ये हो गया। दो समांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं कहाँ पर? अनंत पर। दो रेखाएं एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं, इसका मतलब कि कहीं पर नहीं काटती हैं। अनंत पर कौन देखा है कि काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? ठीक है, तो ये हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, बल्कि हम ये कह देते हैं कि काटती भी हैं तो अनंत पर। तो ये हो गया अनंत पर, कि यहाँ पे अनंत पर भी दे दिया है, कहीं नहीं भी दिया है, तो दोनों सही है। तो ये भी आंसर सही है। ठीक है, रेखा में केवल होती है। रेखा में हमको बताना है कि क्या होती है। देखिए, रेखा बिंदु न तो लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई, कुछ नहीं होती है। लेकिन कई बिंदुओं का अगर समूह हो, एक दूसरे से सटे हों, ठीक है, तो ये लंबा में हो सकता है ना? ऐसे करें तो ये लंबा हो गया। लेकिन चूंकि बिंदुओं से ही मिल करके ये लंबा हुआ है, तो न तो मोटाई है न तो ऊंचाई है, तो सिर्फ क्या है? लंबाई है। तो इसलिए रेखा में केवल लंबाई होती है। ठीक है, तो साहित्य प्रकाशन में भी इतना ही।